कल्पना कीजिए, एक नया नया आज़ाद हुआ देश और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरना। अकाल और भूखमरी का एक साया मंडरा रहा है और देश को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका जैसे देशों से अनाज के जहाज़ों का इंतजार करना पड़ता है। अब आज की तस्वीर देखिए, वही देश दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में से एक है। न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि अनाज का निर्यात भी करता है। ये जमीन आसमान का फर्क आया कैसे? और यही सवाल सबसे दिलचस्प है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी कहानी के अंदर ले जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एक ऐसे दाव की जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी। आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे। वो क्या था जिसे बाद में हरित क्रांति कहा गया? इसकी शानदार सफलता के पीछे क्या था? और सबसे जरूरी, इस कामयाबी की वो कौन सी कीमत थी जिस पर ज्यादातर पर्दा पड़ा रहता है? तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आजादी के बाद का पहला दशक 1950। देश की आबादी मतलब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और खेती के जो पुराने तरीके थे वो इस दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। अनाज की कमी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी थी। बिल्कुल, और उस वक्त की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से ढांचा तैयार किया गया। 1950 में प्रधानमंत्री की सीधी देखरेख में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये एक तरह से देश का इकोनॉमिक कमांड सेंटर था और यहीं से मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया गया, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, जिसमें यह तय हुआ कि देश की तरक्की में दोनों की भूमिका होगी। और इसी सोच का नतीजा थी पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई। इसका तो पूरा का पूरा फोकस ही खेती पर था। हमारे सामने जो दस्तावेज है उनमें साफ दिखता है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया था। भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी जैसे जो विशाल बांध है वो सब इसी दौर की देन है। सही बात है। सोच यही थी कि अगर हम पानी को नियंत्रित कर लें तो खेती काफी हद तक मौसम के भरोसे रहने से बच सकती है। हाँ, ये बुनियाद रखने जैसा था। लेकिन ये कोशिशें काफी नहीं थी। पैदावार बढ़ रही थी पर आबादी उससे भी तेज बढ़ रही थी। असली गेम चेंजर तो 1960 के दशक के मध्य में आया, जिसे बाद में एक अमेरिकी रिसर्चर विलियम गॉड ने हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये तो खेती करने के पूरे तरीके को मतलब जड़ से बदल देने जैसा था। और यहाँ पर यह समझना दिलचस्प है कि ये कोई एक जादुई चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरा पैकेज था, एक सिस्टम जिसके सारे पुर्जे एक साथ काम करते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक पैकेज डील थी। अगर हम इसे खोलकर देखें तो इसके 4 मुख्य हिस्से थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था अधिक उपज देने वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या HYV। इन स्रोतों में नॉर्मन बोरलॉग का नाम बार बार आता है, जिन्हें इसका जनक माना जाता है। उन्होंने मेक्सिको में गेहूं की ऐसी बोनी किस्में तैयार की जो पारंपरिक किस्मों से कई गुना ज्यादा अनाज पैदा करती थी। अच्छा, और इन बीजों की खासियत सिर्फ ज्यादा पैदावार नहीं थी, कुछ और भी था शायद? हाँ, इनकी एक और खासियत थी कि ये जल्दी पकते थे। जहां पारंपरिक फसल को तैयार होने में ज्यादा समय लगता था, वहीं ये बीज कम समय में फसल दे देते थे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि किसान साल में एक ही खेत पर एक से ज्यादा फसलें उगा सकते थे, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन इन बीजों की एक शर्त थी, ये ज्यादा भूखे और ज्यादा प्यासे थे। मतलब इन्हें पारंपरिक बीजों से कहीं ज्यादा खाद और पानी चाहिए था, और यहीं से इस पैकेज के दूसरे हिस्से जुड़ गए एकदम। दूसरा हिस्सा था रासायनिक खाद और कीटनाशक। इन HYV बीजों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए भारी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश इन सब की जरूरत थी, जो रासायनिक खादों से पूरी हुई। और पानी? तीसरा हिस्सा था बेहतर सिंचाई। सरकार ने नहरों का जाल बिछाया, ट्यूबवेल लगाने के लिए सब्सिडी दी ताकि इन प्यासी फसलों को समय पर पानी मिल सके। और चौथा हिस्सा था मशीनीकरण। ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसे उपकरण धीरे धीरे खेती का हिस्सा बनने लगे। तो ये चारों चीजें, बीज, खाद, पानी और मशीन, ये एक साथ आईं। एक के बिना दूसरा अधूरा था। और इस क्रांति के लिए कह सकते हैं एक एपिसेंटर, एक शुरुआती बिंदु चुना गया। सारे स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बदलाव के पोस्टर बॉय बने। पर सवाल यह है कि इन्हीं इलाकों को क्यों चुना गया? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। इन इलाकों में पहले से ही सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। जैसे पंजाब में अंग्रेजों के समय से बना नहरों का एक पूरा नेटवर्क था। यहाँ के किसान भी कह सकते हैं ज्यादा साधन संपन्न थे और नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार थे। जी। तो सरकार ने सोचा कि पूरे देश में एक साथ इसे लागू करने के बजाय पहले उन जगहों पर फोकस किया जाए जहां सफलता की गारंटी सबसे ज्यादा हो। और ये रणनीति काम कर गई? हाँ, बिल्कुल काम कर गई। ये तो हुई कि क्रांति में क्या क्या शामिल था, लेकिन इसका असर कितना बड़ा था वो आंकड़े देखने पर ही समझ आता है। और स्रोत जब इन नंबरों को सामने रखते हैं तो तस्वीर वाकई बदल जाती है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं सच में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो दशकों से अनाज का आयात कर रहा था, वो 1974 तक अनाज उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। अगर हम कुल अनाज उत्पादन की बात करें तो 1960-61 में ये सिर्फ 8 करोड़ 20 लाख टन था। सिर्फ 8 करोड़ टन? हाँ, और 2018-19 तक की आंकड़ा बढ़कर लगभग 28 करोड़ 50 लाख टन पर पहुंच गया, यानी 3.5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। 3.5 गुना? और इसमें भी गेहूं की कहानी तो मतलब अविश्वसनीय है। 1960 के दशक की शुरुआत में देश में करीब 1 करोड़ 10 लाख टन गेहूं पैदा होता था, जो 2018-19 तक बढ़कर लगभग 10 करोड़ टन हो गया, लगभग 10 गुना। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ बीजों का कमाल था? ये सिर्फ बीजों का नहीं, बल्कि उस पूरे पैकेज का कमाल था। प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार 5 गुना बढ़ गई। इसका मतलब है कि उतनी ही खेत में अब 5 गुना ज्यादा गेहूं उग रहा था। पंजाब देश का ब्रेड बास्केट यानी अन्न का कटोरा बन गया, और उत्तरी राज्यों की चावल उत्पादन में हिस्सेदारी जो 1966 में सिर्फ 14% थी, वो 2017 तक दुगनी होकर 28% हो गई। तो जो देश जहाजों का इंतजार करता था कि अमेरिका से अनाज आएगा, वो अब अपने गोदाम भर रहा था। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ खेती तक नहीं रुका होगा, जाहिर है इसने पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती दी होगी। बिल्कुल। दशकों से जो विदेशी मुद्रा अनाज खरीदने में खर्च हो रही थी, वो अब बचने लगी। उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों में किया जा सका। और एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में सामने आती है वो ये है कि इसी दौर में एक और बड़ी सफलता मिली, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति? हाँ, श्वेत क्रांति। इसने भारत को दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया, और अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक तरफ अनाज और दूसरी तरफ दूध, भारत अपनी 2 सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो गया था। ये एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत की शुरुआत थी। हाँ, और ये आंकड़े वाकई कमाल के हैं। इसने देश को भुखमरी के संकट से बाहर निकाला, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब हम स्रोतों में और गहराई से उतरते हैं तो एक दूसरी थोड़ी स्याह तस्वीर उभरने लगती है। ऐसा लगता है कि इस चकाचौंध के पीछे कुछ गहरे अंधेरे भी थे। और ये अंधेरे कोई 2-2.5 दशक बाद ज्यादा साफ दिखने लगे।
सबसे बड़ा और सबसे गंभीर असर हमारे पर्यावरण पर पड़ा। ज्यादा पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से होने लगा। किसानों को लगा कि जितना ज्यादा डालेंगे उतनी ज्यादा फसल होगी। नतीजा ये हुआ कि हमारी जमीन और पानी दोनों जहरीले होने लगे। इन रिपोर्ट्स में कुछ राज्यों के जो उदाहरण दिए गए हैं वे बहुत ही चिंताजनक हैं। हाँ, जैसे पंजाब जो इस क्रांति का हीरो था, वहीं सबसे ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ी। जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से निकाला गया कि जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया। राजस्थान के कुछ हिस्सों में जमीन खारी और बंजर होने लगी। हरियाणा में मिट्टी की जान, जिसे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो खत्म होने लगी। हम एक तरह से अपनी प्राकृतिक पूंजी को खर्च करके पैदावार बढ़ा रहे थे। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे चुकाने की बारी अब आ रही थी। ये पर्यावरण पर असर तो समझ आता है, लेकिन स्रोतों में जो पंजाब से चलने वाली कैंसर ट्रेन का जिक्र है वो चौंकाने वाला है। ये सुनने में इतना डरावना लगता है। क्या हम वाकई ये कह रहे हैं कि जिस क्रांति ने लोगों को भुखमरी से बचाया वही उन्हें एक दूसरी तरह की धीमी मौत दे रही थी? ये एक बहुत ही मुश्किल और छुभने वाला सवाल है, लेकिन स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। हुआ ये कि ये जहरीले कीटनाशक और केमिकल पानी और खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचने लगे। मालवा इलाके से बीकानेर जाने वाली एक ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज इलाज के लिए जाते थे। एक अध्ययन में पाया गया कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जैसे केमिकल्स जो कीटनाशकों में इस्तेमाल होते थे, वो इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। तो ये विकास की एक बहुत बड़ी कीमत थी। हाँ, जिसे इंसानी सेहत से चुकाया जा रहा था। और ये सिर्फ पर्यावरण या सेहत का मामला नहीं था, एक और बड़ा असर समाज पर पड़ा। ऐसा लगता है कि ये क्रांति सबके लिए बराबर नहीं थी। इसने समाज में पहले से मौजूद दरारों को और चौड़ा कर दिया। हाँ, इसने 3 बड़े स्तरों पर एक खाई पैदा की: क्षेत्रीय, फसली और सबसे अहम सामाजिक। इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। क्षेत्रीय खाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस क्रांति का फायदा बस कुछ ही इलाकों तक सिमट कर रह गया। जैसा हमने पहले बात की, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण के कुछ सिंचित जिलों में किसानों की आमदनी बढ़ी, वो खुशहाल हुए। लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर पूर्वी भारत और वो इलाके जहां सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए। अच्छा। विकास एक समान नहीं था, वो कुछ हिस्सों में सिमट गया। और फसली खाई? वो से भरपूर फसलें वो नजरअंदाज हो गई। धीरे धीरे किसान भी वही उगाने लगे जिसमें ज्यादा मुनाफा और सरकारी खरीद की गारंटी थी। इसका असर हमारी थाली की विविधता पर भी पड़ा। हम पेट तो भर रहे थे, लेकिन शायद पोषण खो रहे थे। और सबसे जरूरी, सामाजिक खाई। स्रोतों के मुताबिक इसने अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला और बढ़ा दिया। बिल्कुल, असल में ये क्रांति एक बिजनेस मॉडल की तरह थी। इसमें निवेश की जरूरत थी, महंगे हाइब्रिड बीज, ट्रैक्टर, खाद, कीटनाशक। जिनके पास पहले से जमीन और पैसा था, यानी बड़े किसान, उन्होंने निवेश किया और जबरदस्त मुनाफा कमाया। लेकिन छोटा किसान जो बस अपनी 2-4 बीघा जमीन पर गुजारा कर रहा था, वो इस रेस में शामिल ही नहीं हो पाया। तो ये विकास की लहर तो थी, पर इसने सबको साथ लेकर चलने के बजाय कुछ नामों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया और बाकियों को पीछे छोड़ दिया। यही हुआ, अमीर किसान और अमीर हो गए और गरीब किसान और गरीब होते चले गए। नई तकनीक का खर्च उठाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। जब फसल अच्छी नहीं हुई या दाम नहीं मिले, तो वो कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इन दस्तावेजों को देखें तो भारत में किसान आत्महत्याओं की जो दुखद कहानी शुरू हुई, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हरित क्रांति के इसी सामाजिक असंतुलन में मिलती हैं। तो हरित क्रांति की विरासत दोहरी है। इसने भारत को भुखमरी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया, जो किसी भी पैमाने पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन इस कामयाबी के लिए हमने अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपनी सेहत और अपने समाज से एक बहुत बड़ी कीमत वसूली है, जिसके असर हम आज तक महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से ज्यादातर स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि आज भारत को एक दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। एक ऐसी क्रांति जो टिकाऊ हो, यानी सस्टेनेबल हो, जिसमें सिर्फ गेहूं चावल पर नहीं बल्कि बाजरा और दालों जैसी पोषक फसलों पर ध्यान दिया जाए। एक ऐसी क्रांति जो पर्यावरण के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं, शायद जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जैसे तरीकों को अपनाकर। एक ऐसी क्रांति जो छोटे किसानों को भी साथ लेकर चले। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भारत ने भोजन उगाने की समस्या तो हल कर ली, लेकिन क्या हम ये सुनिश्चित कर पाए हैं कि वो भोजन हर थाली तक पौष्टिक रूप में पहुंचे, और वो भी हमारे पर्यावरण और किसानों के भविष्य को दांव पर लगाए बिना? शायद असली चुनौती अब पेट भरने की नहीं, बल्कि सही तरीके से पेट भरने की है।